हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर एमपीपीएससी प्री 2026 को ध्यान में रखते हुए आज की अपनी टेस्ट सीरीज की बात करेंगे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की, जिसमें हम मध्य प्रदेश ज्योग्राफी मतलब कि एमपी के ज्योग्राफी के यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज को आज हम लगाएंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 पोस्ट टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं। आपकी वेरी इंपोर्टेंट थी, एमपी हिस्ट्री, एमपी के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित थी। आज का हमारे टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मैप वगैरह रख के बैठे होंगे, क्योंकि चीजें आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन से जो है शुरुआत करते हैं। महादेव पर्वत निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का भाग है? भाई कहा रहा है कि महादेव जो महादेव पर्वत है यह किस पर्वतमाला का भाग है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो महादेव पर्वत जो है सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला का आपका भाग है। अच्छा, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है ये भी आपके कई खंडों में बटी है, जैसे पश्चिमी भाग, मध्य भाग। ये देखो, जैसे यहाँ पर अगर बना ले हम, जैसे मान लो सतपुड़ा हो जाएगी। सतपुड़ा भी 3 खंडों में बांट लेते हैं। पहला खंड आपका ये हो जाएगा पश्चिमी, ये हो जाएगा आपका मध्य का, और ये हो जाएगा आपका पूर्वी। तो आपका जो पश्चिमी वाला भाग है यहाँ पर बड़वानी पहाड़ियां और राजपीपला पहाड़ियां, तो हम यहाँ पर रख देते हैं राजपीपला पहाड़ी। मध्य के भाग में अगर आप गौर करोगे तो मध्य के भाग में आपकी महादेव पहाड़ी लोकप्रिय है। महादेव पहाड़ी जो है आपकी लोकप्रिय है। और पूर्वी भाग में अगर आप बात करोगे तो मैकल पर्वत जो है आपकी, मैकल पर्वत पहाड़ी जो है आपकी, वो आपकी प्रमुख है। तो पश्चिमी भाग में सतपुड़ा में राजपीपला है, मध्य में महादेव है, और आपकी पश्चिम में मैकल है। अच्छा, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। मध्य में जो आपकी महादेव है यहाँ का पर्वतीय स्थल कौन सा है? तो महादेव में आप कहोगे पचमढ़ी। कौन सा है? पचमढ़ी जो है आपका बढ़िया स्थल है। और पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। कितना मीटर है? 1352 मीटर जो है ऊंची है। ध्यान रखो। तो आपको ध्यान रखना है कि महादेव सतपुड़ा में महादेव पहाड़ी में पचमढ़ी है, और पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, और ये 1352 मीटर ऊंची है। पूर्वी भाग में मैकल पहाड़ी जो है, यहाँ से ही बात की जाए कि नर्मदा अमरकंटक से नर्मदा एवं सोन नदियां जो है निकलती हैं। नर्मदा और सोन नदी का आपका उद्गम होता है। और आपका सतपुड़ा की अगर हम बात करें, विंध्याचल भी है मध्य प्रदेश में, है ना। विंध्याचल का अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सद्भावना शिखर, जैसे कलुमर शिखर के नाम से भी जाने जाते हैं, दमोह जिले में। तो विंध्याचल की भी याद रखो। तो आप समझ पाए महादेव कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत में है। महादेव सतपुड़ा में है, लेकिन महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन पे इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जिससे कि दूसरा क्वेश्चन जितने भी इंग्लिश में देख पा रहे होंगे बच्चे, वो आपको समझ पाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात यहाँ पर करें, मालवा पठार किससे बना है? मालवा पठार किससे बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मालवा पठार दक्कन ट्रैप से बना है। किससे? दक्कन ट्रैप से बना है। दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं उससे मालवा पठार का निर्माण हुआ है। मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, ये भी याद रखो। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना है? तो आपको याद रखना है 28.6% भौगोलिक क्षेत्र में आपका मालवा पठार आता है। मालवा पठार किस क्षेत्र में है? मान लो ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मालवा पठार है? आप कहोगे पश्चिमी क्षेत्र में। अब यहाँ पर कौन से जिले प्रमुख तौर पर आएंगे? तो आपका इंदौर प्रमुख तौर पर जिला यहाँ पर आ जाता है। इंदौर के बाद उज्जैन आपका यहाँ पर प्रमुख तौर पर आ जाता है। धार यहाँ का प्रमुख जिला आ जाता है। तो ये पश्चिमी जो जिले हैं आपके, इंदौर, उज्जैन, धार, ये सभी मालवा के पठार से संबंधित है। दक्कन ट्रैप से जो है बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन भूभाग की बात की जा रही है। आपका ऑप्शन रहेगा गोंडवाना लैंड जो है सबसे प्राचीन भूभाग है। भारत में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं इनका निर्माण कभी पूछा जाए प्राचीनतम से नवीन तक किस क्रम में हुआ है? तो आर्कियन क्रम में हुआ है। सबसे पहले कौन सा आएगा? भाई आर्कियन। देखो ये क्वेश्चन से थोड़ा इतर है, लेकिन इसको समझ लेते हैं। आर्कियन क्रम में आएगी। आर्कियन के बाद आपका धारवाड़ आता है। धारवाड़ के बाद बात की जाए तो आपका कुटप्पा आता है। कुटप्पा आता है। कुटप्पा के बात करें तो विंध्य आएगा। विंध्य की अगर बात करें तो हमें आपका कौन सा आ जाएगा? गोंडवाना आ जाएगा। विंध्य के बाद गोंडवाना आ जाएगा। गोंडवाना के बाद बात करें तो दक्कन ट्रैप आता है। दक्कन ट्रैप आता है। दक्कन ट्रैप के बाद तृतीयक आता है, और तृतीयक के बाद जो है आपका चतुर्थक आता है। ये आपकी जो है आपकी क्रम चट्टानों का सबसे पहले आर्कियन से शुरू होगा और चतुर्थक तक चलेगा। तो आपका भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो गोंडवाना लैंड जो है आपका भाग है। इस काल से संबंधित है कार्बोनिफेरस युग एवं यूरेसिक काल के जो बीच का निर्माण काल है वो आपका गोंडवाना काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा जिन जिलों से नहीं गुजरती वह कौन सी है?
तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन यह पूछा है किन जिलों से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले तो ये समझो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। अब 14 जिले कौन कौन से हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इसको भी टिक लगा लोगे। खैर, अगर हम बात करें 14 जिले की, तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, आगरमालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद सीहोर, सीहोर के बाद किया तो भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, और आपका जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इतने जिलों से आपकी जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो, कहीं भी इसमें बालाघाट का नाम आया क्या, कहीं भी इसमें इंदौर का नाम आया क्या, नहीं आया। तो हम कहेंगे भाई इंदौर बालाघाट से नहीं गुजरती है, जबकि शाजापुर, राजगढ़ हमने नाम लिया है, भोपाल, जबलपुर भी नाम लिया है, उज्जैन, रतलाम भी नाम लिया है। तो हम कहेंगे इंदौर एवं बालाघाट से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बहुत सारे राज्यों से गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश की बात किया है तो 14 जिलों को यह कवर करती है, पश्चिम से पूरब की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चित्रकूट। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज नोटिफिकेशन है, ध्यान से सुनो। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। अब इस ऐप के बारे में क्यों बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है, कमेंट करते रहते हैं सर पीडीएफ चाहिए। अब पीडीएफ देखो ऐसे उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, आप हमारे ऐप पर जाओगे, ऐप पर आप लोगों को एक सेक्शन मिलेगा एमपीपीएससी प्री मल्टीपल टेस्ट सीरीज। वहां पर आप लोग ऐप पर डाउनलोड करने के बाद उस वाले सेक्शन में जाओगे, पीडीएफ प्लस वीडियो प्लस बहुत सारे कोचों की जो आपकी टेस्ट सीरीज हैं उन सभी को जो है आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड जो है कर पाओगे। तो आपको ऐप पर जाके जो है उस ऐप के सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड। अब ऐप डाउनलोड कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, लिंक पर कर लोगे या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना यूपीएससी नेट, वहां पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, चित्रकूट पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भाई चित्रकूट पर्वत पूछ रहा है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आप कहेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में चित्रकूट पर्वत जो है स्थित है। अच्छा, विंध्याचल पर्वत भी कई भागों में बटा हुआ है, जिस तरीके से सतपुड़ा बटा है ना, उसी तरीके से विंध्याचल बटा है। जैसे ये देखो, अगर मान लो हम विंध्याचल बना देते हैं ये, तो विंध्याचल पहले पश्चिमी, मध्य और आपका पूर्वी। अगर पश्चिमी बात की जाए तो विंध्य पर्वतमाला, जिसमें प्रसिद्ध स्थान मांडू आता है, असरफी पहाड़ियां, वाचू बिंदु, भीमबेटका गुफाएं आती हैं। अगर हम मध्य भाग की बात की जाए तो भांडेर श्रेणी, जिसमें गुडविल चोटी दमोह में सबसे ऊंची चोटी है 752 मीटर। फिर आती है आपकी पूर्वी भाग, जिसमें कैमूर थ्रेडी, इस प्रसिद्ध स्थान चित्रकूट भी पहाड़ी आता है, गिद्धराज पर्वत आता है। केन नदी की उत्पत्ति जो है आपके पूर्वी भाग से ही होती है। तो आप समझ पाए चित्रकूट पर्वत विंध्याचल पर्वतमाला में है। विंध्याचल पर्वतमाला भी 3 जगहों में बटी हुई है, पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकट है। भारतीय समय देशांतर के सबसे निकट कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का, तो ऑप्शन रहेगा भाई रीवा। कौन सा, रीवा। भारतीय मानक समय जो है प्रयागराज की नैनी से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का नाम आता है। ये 5 राज्यों से भारत की मानक समय गुजरती है, आपकी ध्यान रखना है। और जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और यह 5 भारत के राज्यों से गुजरती है। लेकिन भारतीय मध्य प्रदेश का जो आपका जिला है वो आपका रीवा सबसे निकट इस देशांतर के पास में स्थित है। बात करेंगे मध्य प्रदेश का राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब देखो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को याद होगा, है ना। मध्य प्रदेश का राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताओ। जितने लोग ऐप पर वीडियो देख रहे हैं वो हमें मैसेज के टेक्स्ट बॉक्स में बताना। तो इसका मुझे जरूर बताओ आपका भाई अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश कितना है। देखो ईमानदारी से बताना, तभी मजा आएगा, है ना। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत इनमें से कौन सा कथन है। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल बात ठीक है, मध्य प्रदेश जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, भाई ये भी बात ठीक है। राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण नहीं, राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण जलवायु की भाई ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश जलवायु उष्णकटिबंधीय है। तो सी ऑप्शन तो पहली बात तो यहाँ पर गलत है। करेक्ट रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है, भाई ये भी बात ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है,
कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ का औसत तापमान की अगर हम बात की जाए, मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जो अधिकतम तापमान होता है मध्य प्रदेश का मई के माह में अधिकतम होता है, और न्यूनतम की बात किया तो जनवरी के माह में मध्य प्रदेश का तापमान न्यूनतम रहता है। अच्छा, सिलेक्शन तक एमपीजीके की बुक आती है, हम इस बुक के पूरे 60 चैप्टर को वीडियो के माध्यम से लगवा रहे हैं। अगर आपको नहीं देखें तो देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं तो वो हमने कवर कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही नहीं है। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, भाई बिल्कुल ठीक बात है। काली मिट्टी नमी को अत्यधिक धारण करती है, क्योंकि अगर पानी की मात्रा उसमें काली की मिट्टी में है तो चिपचिपी हो जाती है, और सूख जाए तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, तो इसको ये भी कहेंगे ठीक है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, भाई काली मिट्टी में रेत की मात्रा तो नहीं होती है ना, तो ऑप्शन हम कहेंगे ये तो गलत है। यह मिट्टी मुख्यतः प्रदेश के पश्चिमी भाग में, बिल्कुल जो दक्कन ट्रैप वाला भाग है, मालवा का पठार है, उसमें पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो काली मिट्टी में रेत की मात्रा नहीं होती है। अब काली मिट्टी के अन्य नामों में जैसे कपास की मिट्टी है, लेकिन एक और नाम है, इसको क्या नाम दिया जाता है, रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, है ना। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। मध्य प्रदेश के अलावा काली मिट्टी महाराष्ट्र में एवं गुजरात राज्य में भी जो है पाई जाती है ना, ये भी आपको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 नंबर है, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण जो है सही है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में कांटेदार जंगल एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। तो उत्तर पश्चिमी भाग में कांटेदार जंगल एवं झाड़ियां पाई जाती हैं, क्या ये सही है, हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। आपके उत्तर पश्चिमी भाग बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादातर आ जाएगा। कारण है कि मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, बिल्कुल पानी की वर्षा जो होती है कम होती है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन में क्या ही बताएं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान परिवर्तन अधिकतम होता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है, कौन सा होगा, उत्तरी भाग मध्य प्रदेश का है, जहां पर वार्षिक तापमान जो है क्या रहता है भाई, अधिकतम सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अधिक वर्षा वार्षिक तापमांतर उत्तरी क्षेत्र में है, और सबसे अधिक दैनिक तापमांतर की बात की किस माह में होता है, तो मार्च के महीने में सबसे ज्यादा दैनिक तापमांतर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान कहां पे दर्ज किया गया, गंजवा शौदा में। कहां पर, गंजवा शौदा में। ये कहां पर है, तो ये विदिशा जिले में, ये विदिशा जिले में है। कभी पूछा जाए कि जो आपका दूसरा कौन सा स्थान है जहां पर अधिकतम और दर्ज किया गया हो, तो खजुराहो में है, खजुराहो में है। और यहाँ पर भी अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, छतरपुर जिले में है स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये अधिकतम तापमान वाला है। अच्छा, न्यूनतम तापमान कहाँ पे दर्ज किया गया, तो शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, जो रेन है वो कहाँ पर होती है, तो आप कहेंगे अधिकतम वर्षा मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में होती है। कहाँ पर होती है, पचमढ़ी में होती है। अगर जिला पूछा जाए तो नर्मदापुरम जिले में होती है, तो आप इसको भी याद रखो। मध्य प्रदेश में अगर बात किया कि न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, भाई सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम भी होती होगी, सबसे कम होती है गोहद में, गोहद में होती है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, भिंड डिस्ट्रिक्ट इसमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब देखो नाम लिखेंगे तो बड़े बड़े हैं, सुन लो। जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठारी सतपुड़ा पहाड़ियां, मध्य नर्मदा घाटी, बिंद पठार, गिरिड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, नेवाड़ क्षेत्र, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है, 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। अच्छा, बात यहीं पे की जाती है कि भारत की कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों में कितने विभाजित किया है, तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को 15, मध्य प्रदेश को 11, ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट आता है, असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए, मतलब कि गलत विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। चलिए बात करें, मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप कहेंगे पवार खेड़ा नर्मदापुरम में, ये भी ठीक है। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो भोपाल में नहीं है, जबलपुर में है। कहां पर है, जबलपुर में स्थित है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है गलत था। अंतरराष्ट्रीय मक्का गेहूं अनुसंधान कहां पर है, खमरिया जबलपुर में है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। जैसे राष्ट्रीय सोयाबीन पूछे जाए तो इंदौर में है, तो बहुत सारे हैं ऐसे, तो आप थोड़ा ध्यान रखो।
कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कई सारी मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे काली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी। अब ये सारे ना एमपीजीके की जो बुक है सिलेक्शन तक हमने इसमें प्रॉपर डिटेल से बात किया है, मैपिंग के माध्यम से। पूरी किताब ही की पीडीएफ है, तो उसको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप उसको एक बार देख लेना भाई जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती? हम कहेंगे शुष्क मिट्टी मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, लाल पीली मिट्टी है, लेटराइट मिलती है, काली मिट्टी जो है मिलती है, लेकिन शुष्क मिट्टी जो है नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कितनी प्रमुख ऋतुएं हैं? अब भाई पूछा है मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं हैं, आप कहोगे मध्य प्रदेश में भाई 3 ऋतुएं हैं। 3 ऋतु हैं, एक आपकी ग्रीष्म ऋतु है, सभी को पता है, दूसरी आपकी वर्षा ऋतु है, ये भी पता है, और तीसरी आपकी सर्दी ऋतु। अच्छा, इनके नाम कुछ अलग अलग हैं, इनको सुनो। जैसे ग्रीष्म ऋतु को ना उनाला कहते हैं, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, उनाला कहते हैं। वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं? चौमासा कहते हैं, चौमासा स्थानीय भाषा के नाम है चौमासा। और सर्दी को क्या कहते हैं? सियाला कहते हैं, सियाला कहते हैं। तो इनको आप याद रखो, ग्रीष्म ऋतु को उनाला, वर्षा को चौमासा, सर्दी को सियाला कहते हैं। 3 ऋतुएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? किस सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो बाणसागर परियोजना, राजघाट परियोजना, भांडेर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। तो ऐसी कौन सी परियोजना है? हम कहेंगे सरदार सरोवर परियोजना है, जिसमें 4 राज्यों की भागीदारी है। अच्छा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सबसे पहले तो ये समझे तो नर्मदा नदी पर है। इस स्थान पर है तो केवड़िया गांव गुजरात में है, राज्य का नाम लिख देते हैं, केवड़िया गांव गुजरात में है। अब किन किन राज्यों से संबंधित है? तो पहले तो मध्य प्रदेश की, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों की सरदार सरोवर परियोजना की भागीदारी है। अच्छा, यहाँ पर लिखी है भाई, यहाँ पर राजघाट परियोजना, राजघाट कहाँ किन किन के सहयोग से है? तो राजघाट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सहयोग से है। इसका अन्य नाम ही राजघाट का रानी लक्ष्मीबाई भी परियोजना है। अच्छा, बाण सागर भी लिखा है, बाण सागर किसके सहयोग से है? तो बाण सागर आपके 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के सहयोग से है। और ये भी बाण सागर जो है आपके कहाँ पर है? शहडोल देवलोंद में है, और भांडेर बांध दतिया में मध्य प्रदेश में इस पर बनाया गया है। तो राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार की है। सरदार सरोवर परियोजना आपकी मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र की है। भांडेर परियोजना जो है आपकी दतिया मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो हम कहेंगे चंबल यमुना की सहायक है, बेतवा भी है, टॉन्स भी है, लेकिन बेनगंगा नदी यमुना की सहायक नदी जो है नहीं है। तो बेनगंगा नदी भाई किसकी सहायक है? ये भी तो क्वेश्चन आता है, बेनगंगा किसकी सहायक है? तो बेनगंगा जो है आपके गोदावरी है ना, किसकी? गोदावरी है ना, इसकी प्रमुख सहायक नदी प्राणहिता नदी, इससे जाकर यह मिलती है, ध्यान रखो। इस पर बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे बावन थड़ी है, गोशी खुर्द है, तो इत्यादि है। एटीएमए योजना, एटीएमए योजना किसके लिए? कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के लिए है ना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना के सहयोग से, एटीएमए के सहयोग से किसानों के द्वारा कौन सा फल उत्पादित किया जा रहा है? बहुत छोटा फल है, कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। कौन सा? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी फल को एटीएमए योजना के उद्देश्य से फल को उत्पादित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सोन की सहायक नदी यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो कि सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और यह कहाँ पर जाके मुहाना बनाती है? तो गंगा में पटना के पास जो है मुहाना बनाती है। इतना हम समझ गए, गंगा में मुहाना बनाती है पटना के पास। अब पूछ रहा है कि सोन नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो हम कहेंगे सोन नदी की सहायक नदी जो है आपकी सोम नहीं है, सोम नहीं है। जबकि जोहिला, तिपान और गोपद ये आपकी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी आपकी जो हैं सोन की सहायक नदियां हैं। सोन नदी एक ऐसी नदी है जो 4 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ये 4 राज्यों में सोन नदी जो है बहती है। सोन नदी पर ही पूछा जाए कौन सी परियोजना है? प्रमुख परियोजना बाण सागर परियोजना है। अभी बताया था भाई, बाण सागर परियोजना 3 राज्यों से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ध्यान रखो, इसकी सहायक नदियां जोहिला, बनास, गोपद, तिपान, रिहन, उत्तरी कोयल है। बात करेंगे। अच्छा, सोम नदी की अगर बात थोड़ी सी करें, ये कहां पर बहती है? ये राजस्थान की है। सोम नदी जो है राजस्थान की प्रमुख नदी है, माही नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अरावली पड़ी से उदयपुर जिले से इसका उद्गम होता है। निम्नलिखित नदियों का उनकी लंबाई में क्रम बताइए। लंबी से सबसे छोटी नदी कौन सी है? मतलब सबसे लंबी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, ऐसे पूछ रहा है।
तो इसमें नर्मदा जो है सबसे लंबी है पहले ऑप्शन में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नर्मदा सबसे लंबी नदी है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। नर्मदा के बाद बात की जाए तो चंबल नदी आ जाएगी, तो यहाँ पर चंबल लिख देते हैं। चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। उसके बाद आपकी सोन आएगी, कौन सी आएगी, सोन आ जाएगी, तो सोन लिख देते हैं। तो सोन की लंबाई की बात किया तो 784 किलोमीटर है। उसके बाद आपकी ताप्ती आएगी, कौन सी, ताप्ती आएगी। ताप्ती की कुल लंबाई की बात किया तो 724 किलोमीटर है। और उसके बाद आपकी बेतवा आएगी, बेतवा की लंबाई की बात किया तो 590 किलोमीटर। ये सभी किलोमीटर में है ना, किलोमीटर में। तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा इन नदियों का क्रम है। जो सबसे बड़ी नदी नर्मदा है और सबसे छोटी नदी इसमें बेतवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पूर्णा नदी है ताप्ती नदी की सहायक नदी, किसकी, ताप्ती नदी की सहायक नदी है, इसको ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 नदी राज्यों में बहती है। भाई ऐसी कौन सी नदी है जो 3 राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है, कौन सी नदी है, तो माही नदी, माही नदी। अब माही नदी ऐसे कौन से 3 राज्य जहां पर बहती है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, माही नदी मध्य प्रदेश में, माही नदी राजस्थान में, माही नदी गुजरात में। माही नदी इन 3 राज्यों में बहती है। माही एक ऐसी नदी है जिससे कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ऐसी नदी है जो माही नदी है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो माही नदी का उद्गम जो है धार जिला से होता है। और धार जिले में भी मिंडा गांव से होता है, मिंडा 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 गांव से जो है आपकी माही नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और इस पर ही माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में, कड़ाला बांध गुजरात में जो है बनाया गया है। और कर्क रेखा को यह 2 बार काटने वाली नदी है। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, तो इनमें पूछा है कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। मंदार जलप्रपात भाई नर्मदा नदी पर है, खंडवा में है ना। दर्दी जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर, ये भी खंडवा में है। कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, कपिल धारा, दुग्ध धारा और आपका कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मण धारा। ये सभी आपके कहां पर है, नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर जिले में है, अनूपपुर जिले में है। और ये दोनों आपके कहां पर है, खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर। भालकुंड जलप्रपात की बात की जाए, भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, ये सागर जिले में है, बीना नदी पर है। किस पर है, बीना नदी पर स्थित है। और इसका ही अन्य नाम राहतगढ़ जलप्रपात भी है, राहतगढ़ जलप्रपात भी है। अच्छा, नर्मदा नदी पर ही और भी जलप्रपात है, जैसे धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात ये कहां पर है, ये आपके जबलपुर जिले में ही है, नर्मदा नदी पर ही है। एक और है सहिष्ट धारा जलप्रपात, सहिष्ट धारा ये आपके कहां पर है, खरगोन जिले में है, ये भी आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाण सागर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बाण सागर परियोजना के बारे में, इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाण भट्ट के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल करेक्ट बात है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में सिंचाई के लिए प्रदान करी गई। अभी देखो मैंने आपको बताया था बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार एवं किसकी है, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो झारखंड की तो नहीं है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कारा, करजन, खुर्दी और कोरटन निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। कारा, करजन, खुर्दी और कोरटन जो हैं किस नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन रहेगा नर्मदा नदी की सहायक नदी। बहुत छोटी छोटी नदियां हैं और नर्मदा नदी की सहायक नदियों के रूप में इनको जाना जाता है। अब देखो अपने आप में चंबल नदी, कालीसिंध नदी, बेतवा नदी ये अपने आप में एक बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनके बारे में हमने वही एमपीजीके की बुक के बारे में सारा बताया है, अब वहां से देखो है ना। मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना किस नदी बेसिन में स्थित है। कोलार सिंचाई परियोजना की बात की जा रही है कि किस नदी बेसिन में स्थित है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी बेसिन में स्थित है। कौन सी है, नर्मदा नदी बेसिन में स्थित है। नर्मदा नदी के बारे में अगर बात करें तो इसका अन्य नाम रेवा है। मध्य प्रदेश, गुजरात की जीवन रेखा इसे कहते हैं। 13-12 इसकी किलोमीटर है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अमरकंटक मैकल पर्वत से निकलती है, अरब सागर में है गिरती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाती है। इसके बारे में कितनी बातें करें, कितनी बातें की जाए। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना की बात करें किस नदी पर बनी है, नर्मदा नदी पर बनी है। नर्मदा नदी पर ही रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बनी है। इस पर बरगी बांध जबलपुर के बिशौरा गांव में बनाया गया है, ध्यान रखो। और इसकी कुल क्षमता कितनी है, 100 मेगावाट की है, 100 मेगावाट की है, ध्यान रखिएगा।
कौन सा बांध नर्मदा नदी पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले की पुनासा गांव में लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखो कितना घुमा दिया है, सीधा ये पूछा सकता था कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव में कौन सा बांध बना है ना। तो आप एक बार में ये क्वेश्चन को बता देते, आप कहते हैं इंदिरा सागर बांध बना है। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेंट है। इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बना है। इसकी क्षमता की बात किया तो 1000 मेगावाट है, 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। और एक बात रखना है, जोबट बांध भी नर्मदा नदी पर ही बना है और चंद्रशेखर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। अलीराजपुर में लिख देता हूं जोबट बांध, कभी आ जाए जोबट बांध कहां बना है भाई, कह देना नर्मदा नदी पर ही बना है, अलीराजपुर जिले में है। तबा बांध पूछा जाए किस नदी पर बना है, कौन सा? तबा बांध। तो तबा बांध आप कह देना भाई तबा नदी पर ही बना है, तबा नदी पर ही बना है, नर्मदापुरम जिले में है। हलाली बांध कहां बना है? हलाली नदी पर बना है। हलाली बांध कहां बना है? हलाली नदी पर जो है बना हुआ है। तो तबा बांध तबा नदी पर, जोबट बांध नर्मदा नदी पर, हलाली बांध हलाली नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोपरा, ब्यामा, बियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? कोपरा, ब्यामा, बियरना नदी की बात कर रहा है, किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आप कहोगे ये सभी नदियां केन नदी की सहायक नदियां हैं, केन नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखो। अभी केन नदी प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसके बारे में थोड़ा इंपोर्टेंट है, याद रखो कि कौन कौन सी नदियां सहायक है, कौन सी नदियां क्या है और इंपोर्टेंट है। और इस नदी परियोजना की बात किया तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में इसको जानी जा रही है ना। चलिए बात किया है पहसारी बांध पर स्थित है। पहसारी बांध कहां पर है? तो पहसारी बांध आपके ग्वालियर में है। कहां पर है? ग्वालियर में पहसारी बांध है। इसके अलावा ग्वालियर में हरसी बांध है, तिगरा बांध है, रमोबा बांध है, टेकनपुर बांध है, सिरसा बांध है, खीरिया बांध है, ये सभी ग्वालियर में है। लेकिन पहसारी बांध और आपका तिगरा बांध ये इंपोर्टेंट है, ये आपके ग्वालियर में है। तवा बांध और मड़ई आरक्षित वन कहाँ है? तवा बांध एवं मड़ई आरक्षित वन की बात की जा रही है, कहां पर है? आप कहेंगे नर्मदापुरम जिले में है। कहां पर है? नर्मदापुरम जिले में है। तवा बांध तवा नदी पर है और मड़ई आरक्षित वन की बात किया तो सतपुड़ा जैव मंडल परियोजना का एक भाग है, वो भी नर्मदापुरम जिले में ही है। दुग्ध धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात कहाँ है? देखो सेम नाम है, दुग्ध धारा और दुर्गा धारा। आपके वाटरफॉल्स की बात की जा रही है कि किस लोकेशन पर है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। महर्षि दुर्वासा ने दुग्ध धारा जलप्रपात के पास तपस्या की थी, इसलिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जबलपुर में ही धुआंधार जलप्रपात है, खंडवा में बंधार दर्दी जलप्रपात है, खरगोन में साहित्य धारा जलप्रपात है, पंचमढ़ी में बीफॉल रजत अप्सरा जलप्रपात है, बिंद क्षेत्र में बहुटी, केवटी, पुरबा, चचाई जलप्रपात है, अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, शंभु धारा, दुर्गा धारा जलप्रपात है, इंदौर में पाताल पानी, तिंछा फॉल, शीतला माता जलप्रपात है। हर जिले के हर जलप्रपात बता दिए जो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा में पूर्वा जलप्रपात कौन सी नदी पर बनाती है? रीवा में पूर्वा जलप्रपात है, कौन सी नदी? टोंस नदी पर बनता है, टोंस नदी पर जो है बनता है। अच्छा एक और है, रीवा के पास ही चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात है ना, और रीवा के पास ही बनता है, ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा इसीलिए बताना पड़ा। चचाई जो जलप्रपात है ये आपके क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि यह रीवा में है। सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात है, बीहड़ नदी पर बनता है, बीहड़ नदी पर यह बनता है। 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। बेत्रवती नाम से किस नदी को जाना जाता है? बेत्रवती नाम से किस नदी को? तो बेतवा नदी को। छोटा क्वेश्चन है, बेतवती नाम से बेतवा नदी को जाना जाता है। अच्छा कुछ प्राचीन नदियों के नाम है, जैसे अगर हम बात करें जैसे बेतवा नदी को बेतवती कहते हैं, चंबल को कामधेनु चर्मवती नित्यवाही कहते हैं, नर्मदा को शिवपुत्री रेवा भी कहते हैं, तमसा को टोंस तमस भी कहते हैं, इसी तरह केन को कड़ावती शुक्तिमती भी कहते हैं, सोन को नंद भी कहते हैं। तो अलग अलग नदियों को प्राचीन में अलग अलग नामों से जाना जाता था। चंबल, जामनी, कुंवारी नदियां किस नदी का हिस्सा बेसिन है? तो किस नदी बेसिन का हिस्सा है? चंबल, जामनी, कुंवारी नदियां। तो ये कहेंगे आप गंगा यमुना नदी का बेसिन का हिस्सा है। इसके बारे में तो ज्यादा बताना आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना की बात कर रहा है, कब की गई? तो 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते किस देश से लाए गए थे? आपको पता होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहले तो किस जिले में है, तो आपको याद रखना है श्योपुर जिले में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। 1981 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को पहले वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया।
उसके तदुपरांत 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इसके पास से ही कूनो नदी निकलती है। कूनो नदी जो है आपकी प्रवाहित होती है, इस उद्यान से होकर ही बहती है। अब बात करें कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते किस देश से लाए गए थे, आपका ऑप्शन रहेगा नामीबिया। किस देश से? नामीबिया देश से लाए गए थे, जो कि कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है नामीबिया। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया था। कितने? 8 चीतों को। लेकिन फरवरी 2023 में, ये तो 2022 में आए थे, फरवरी 2023 में पुनः 12 चीतों को लाया गया था। कहां से लाया गया था भाई? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लाया गया था। ये भी याद रखो। तो 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से, 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है। डिंडोरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला है, मध्य प्रदेश का पहला यह राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क था, ध्यान रखिएगा। और इसे घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था उस समय। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस स्थान पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप कहोगे आपके नर्मदापुरम जिले में राष्ट्रीय उद्यान है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। 1981 में की गई थी। नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यहाँ पर तेंदुआ, भारतीय बाइसन, मगरमच्छ, काला हिरन, जंगली कुत्ते, मालाबार विशल गिलहरी के लिए जाना जाता है। अच्छा, नर्मदापुरम में ही 2 जलप्रपात भी आपके जाने जाते हैं। एक हिल स्टेशन के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। केन नदी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? भाई केन नदी किस बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? अभी वैसे तो ऊपर बताया था पन्ना बाघ अभ्यारण्य से। कैसे? पन्ना बाघ अभ्यारण्य जो है आपका, उससे आपकी केन नदी गुजरती है। पन्ना बाघ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो पन्ना बाघ अभ्यारण्य जो है छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पर? छतरपुर जिले में जो है स्थित है। किस राष्ट्रीय उद्यान को सफेद बाघ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? सफेद बाघ क्षेत्र के नाम से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को सफेद बाघ क्षेत्र जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए किस जिले में है? उमरिया जिले में है। उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 1993-94 में इसको बाघ अभ्यारण्य में जो है शामिल किया गया है। यह उद्यान जो है बंगाल बाघों और सफेद बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा की रानी का ही नाम से जानी जाती है? मध्य प्रदेश में एक ऐसी पहाड़ी है सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। तो सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पंच पांडव गुफाएं, जटाशंकर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता पुरस्कार किस वर्ष मिला है? उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। किस वर्ष? 2007 में दिया गया था। 2007 में जो है दिया गया था। अब इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के विरोध में शुरू किया गया था? तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वह किस बांध के विरोध में शुरुआत की गई है? सरदार सरोवर बांध के। सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत की थी। 5 अप्रैल 1961 को सरदार सरोवर बांध की जो है आधारशिला रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1985 के दौरान चालू हुआ था। ध्यान रखना, 1985 के दौरान जो है चालू हुआ था। और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मतलब जिसने आंदोलन चालू किया था मेधा पाटकर। मेधा पाटकर और दूसरे व्यक्ति इनके साथ जुड़े थे बाबा आमटे। बाबा आमटे व्यक्ति इनके साथ जो है जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में। इतना क्या सोच है ना, मध्य प्रदेश का लगभग 1/3 भूभाग जो है वनों से आच्छादित है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई थी? 1952 में, फर्स्ट वाली। और मध्य प्रदेश में नई वन नीति कब लागू की गई? 2005 में। ध्यान रखिएगा। बात करेंगे किस वर्ष और किस स्थान पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर और किस वर्ष पहली चीन की मिल जो है स्थापित की गई थी? मध्य प्रदेश में पहली चीनी मिल 1934 में रतलाम में स्थापित की गई थी। रतलाम जिले का जौरा जो एक गांव है वहां पर उन पहली चीन मिल को स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में सिलेट का उत्पादन होता है? सिलेट का उत्पादन मध्य प्रदेश के जिले में होता है। आपका ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सिलेट का उत्पादन होता है। मंदसौर में सिलेट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जैसे पीथमपुर में धार, पीलूखेड़ू राजगढ़ है ना, मालनपुर भिंड, मेघनगर जाबो, ये सभी क्या है? औद्योगिक केंद्र है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ी फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है? फोटोवोल्टिक सौर परियोजना मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी किस जिले में स्थित है? तो आप कहेंगे रीवा जिले में। कौन से? रीवा जिले में है, गुड़ तहसील में है।
तो 10 जुलाई 2020 को 10 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। 750 मेगावाट की यहाँ पर क्षमता है, ध्यान रखो। और सबसे बड़ी बात, यह सबसे बड़ी फोटोवोल्टिक सौर परियोजना है, रीवा जिले में स्थित है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो सुहागपुर कोयला क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? धनपुरी शामिल है, बुढ़ार शामिल है, कोतमा शामिल है, छिंदवाड़ा इसमें शामिल जो है नहीं है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र पूछा जाए किस नदी बेसिन में पड़ता है? सोन नदी बेसिन में पड़ता है। कौन सी? सोन नदी बेसिन में पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा यह कोयला क्षेत्र है सुहागपुर, और छिंदवाड़ा जिला इसमें शामिल नहीं होता है। मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन रहेगा बैतूल जिले में स्थित है। बैतूल जिले में स्थित है। पेंच कानन तवा घाटी इस कोयला क्षेत्र का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, झाबुआ क्या है? झाबुआ निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? सबसे पहले थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, क्लियर दिख पाएगा। ठीक है, जो झाबुआ है किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? ऑप्शन रहेगा बॉक्साइट, मैग्नीज, एबेस्टस या फिर लोह एस। तो आपका कहना होगा जो झाबुआ है एबेस्टस के लिए जाना जाता है। ये ऑप्शन सही है आपका, झाबुआ, एबेस्टस एवं डोलोमाइट। ध्यान रखिएगा, एबेस्टस तो यहाँ लिखा हुआ है और दूसरा आपका डोलोमाइट, ये दोनों ही खनिजों के लिए आपका झाबुआ जो है जाना जाता है। अब अगर जैसे बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट के लिए आपको याद रखना है बालाघाट, है ना, बालाघाट, आपका अनूपपुर, कटनी जाना जाता है। मैग्नीज की जैसे बात करें, जैसे पहले लोहे एस की बात कर लेते हैं, लोहे एस की जो है आपका जबलपुर जाना जाता है और विजय राघव गढ़ जाना जाता है, दूसरा आपका कटनी भी जाना जाता है। लेकिन जैसे मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज की आपको ध्यान रखना है बालाघाट जाना जाता है, छिंदवाड़ा जाना जाता है, भरवेली खदान जानी जाती है, तरोड़ी जाना जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखिएगा। अब जैसे मध्य प्रदेश में और भी पाए जाते हैं संगमरमर, है ना, मध्य प्रदेश में संगमरमर, साथ में मरमर, संगमरमर जो है जबलपुर में आपको देखने को मिल जाता है। एक और आपने बहुत नाम सुना होगा, फेमस नाम है टंगस्टन। क्या नाम सुना? टंगस्टन नाम जो है सुना होगा। टंगस्टन जो है आपके नर्मदापुरम में जाना जाता है, नर्मदापुरम में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखो, आपका झाबुआ में डोलोमाइट, एबेस्टस पाया जाता है, बॉक्साइट बालाघाट, अनूपपुर, कटनी में पाया जाता है, मैग्नीज बालाघाट, छिंदवाड़ा, भरवेली खदान के आसपास पाया जाता है, लोह एस्क जबलपुर, विजय राघवगढ़ इत्यादि जगह पे, संगमरमर जबलपुर में, टंगस्टन नर्मदापुरम में पाया जाता है। देखो भाई, एक एक करके चीजों को बहुत ही डिटेल में बताते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है सर बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हो, बहुत सारे लोगों को लगता है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अब दोनों लोगों की डिमांड के हिसाब से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एशिया की सबसे मोटी कोयला परत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भाई भारत की बात नहीं कर रही आ रही है, यहाँ पर पूरे एशिया की बात की जा रही है कि पूरी एशिया की सबसे मोटी कोयला परत जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन रहेगा आपका सिंगरौली जिले में है। बी ऑप्शन सही है, सिंगरौली जिले में स्थित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो आपका क्या पड़ जाता है? सिंगरौली पड़ जाता है, सिंगरौली आ जाता है। और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो सोनभद्र जिला आ जाता है। तो दोनों याद रखो, कोयला जो परत है एशिया की, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है और दोनों राज्यों के अलग अलग जिलों को महत्व है, जैसे मध्य प्रदेश का सिंगरौली और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। अब शहडोल, सिद्धि और बिदसा, यहां पर कोयला पाया जाता है, लेकिन इतना कोयला की मोटी परत जो है सिर्फ सिंगरौली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंदर या फिर बंदर हीरा परियोजना मध्य प्रदेश की किस जिले में संचालित है? भाई मध्य प्रदेश में जो हीरा परियोजना है, लेकिन बंदर हीरा परियोजना है किस जिले में आपकी संचालित है? तो आप कहोगे बंदर हीरा परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रस्तावित है या स्थित है। और यह अपनी तरह की पहली ग्रीन फील्ड हीरा खनन परियोजना है। कैसी है? ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड, है ना, हीरा खनन परियोजना है और अपनी तरह की पहली है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर हीरा परियोजना छतरपुर जिले में है, ग्रीन फील्ड हीरा परियोजना के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर बताइए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के जो मालवा पठार है वहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में जो है सूती वस्त्र की मिलें देखने को मिलती हैं।
दूसरा है मालवा पठार काली मिट्टी से ढका है, मतलब कि काली मिट्टी वहां पर पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे भौगोलिक क्षेत्र में 28.62% भाग पर आपका देखने को मिलेगा। यह पठार जो है कैसे, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, उत्तर में मंदसौर सीमा तक जो है आपका मालवा का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपके दोनों सही है, तो डी वाला हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का एंटीमनी सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है। भाई मध्य प्रदेश का एंटीमनी सुरमा उत्पादक जिले की बात की जा रही, कौन सा है, आपका ऑप्शन रहेगा जबलपुर जिला है। जबलपुर जिले को एंटीमनी सुरमा उत्पादक के लिए जाना जाता है। अच्छा एक बात रखो, अब जैसे झाबुआ लिखा है, तो झाबुआ में क्या मिलता होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया है कि नहीं लगाया। अच्छा कमेंट करके बताओ, झाबुआ किस उत्पादक जिले के लिए जाना जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन तो आपसे बनता है कि आप लोग भी मुझे बताइएगा। तो एंटीमनी सुरमा उत्पादक जिला जबलपुर है। अच्छा यहां पर हम इस चैनल पर आपको 2 से 3 चीजें और एमपी के लिए कवर कर रहे हैं। क्या क्या कवर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक एमपी जीके की बुक आती है सिलेक्शन तक, है ना, सिलेक्शन तक नाम से बुक आती है। इस बुक को हम पूरा लगवा रहे हैं, पूरे के पूरे 60 चैप्टर, 10 चैप्टर भी लग चुके हैं, बाकी चैप्टर आगे जल्द से जल्द लगने वाले हैं। दूसरा एमपी के लिए करंट अफेयर्स की बुक आती है। अब आप कहोगे सर करंट अफेयर्स की कौन सी, तो एग्जाम पीडिया नाम से, कौन सी आती है, एग्जाम पीडिया नाम से आती है। इस बुक को भी हम पूरा कवर करवाते हैं। तो दोनों ही चीजें, एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर्स, एमपी के टेस्ट सीरीज, आपको सारी चीजें इस चैनल पर मिलेगी। साथ में अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है जैसे वीडियो वगैरह, तो आप हमारे ऐप पर जाइए। ऐप का नाम क्या है, यूपीएससी नेट। इस ऐप पर जाइए, आपको टेस्ट सीरीज की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, डाउनलोड वहां से आप लोग जो है पीडीएफ को कर सकते हो टेस्ट सीरीज वगैरह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहां स्थित है। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल, तो भाई ये बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नर्मदापुरम जिले में। कहां पर है, नर्मदापुरम जिले में आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। अच्छा कभी क्वेश्चन आए कि करेंसी प्रेस नोट कहां पर है, तो करेंसी प्रेस नोट देवास में स्थित है, ध्यान रखिएगा, है ना, किसमें, देवास में स्थित है, ध्यान रखो। अच्छा मध्य प्रदेश में टिश्यू महीन पेपर मिल कहां पर है, इंदौर में है। और फिल्टर पेपर पूछा जाए कहां पर है, तो बामौर मुरैना में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या थे, तो प्रोजेक्ट थे। संगमरमर किस जिले में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में संगमरमर की बात की जा रही है, किस जिले में, जबलपुर जिले में पाया जाता है। अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस किया हुआ है। सफेद संगमरमर पूछा जाए तो जबलपुर पर्वतमाला से, ध्यान रखो, सफेद संगमरमर जबलपुर में पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखो अगर सफेद संगमरमर आ जाए तो जबलपुर पर्वतमाला से। लाल और हरा संगमरमर पूछा जाए तो आप कह दोगे रेड एवं ग्रीन पूछा जाए तो आप कह दोगे ग्वालियर से, ध्यान रखिएगा, कहां से, ग्वालियर से। अगर कभी पूछा जाए व्हाइट संगमरमर, कौन सा, व्हाइट संगमरमर, तो आप क्या कहोगे, जबलपुर से, जबलपुर से। और कभी पूछा जाए रंगीन संगमरमर, कौन सा, कलरफुल, है ना, कलरफुल संगमरमर पूछे जाए तो सिवनी बैतूल से, सिवनी एवं बैतूल से। तो ध्यान रखो लाल एवं हरा ग्वालियर से, सफेद जबलपुर से, और आपका कलरफुल मतलब रंगीन संगमरमर सिवनी एवं बैतूल से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री या रेल कारखाने की बात की जा रही है, कहां पर है, आपका ऑप्शन रहेगा आपका भोपाल में स्थित है। कहां पर है, भोपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और पूरा नाम इसका क्या है, निषादपुरा रेल कोच फैक्ट्री। लिख देता हूं, आपको याद बना रहेगा, निषादपुरा रेल कोच फैक्ट्री। और कहां पर है ये, आपकी भोपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा, कहां पर है, भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो आप बोलोगे भाई 1965 में की गई थी। कब की गई थी, 13 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 13 सितंबर 1965 में आपकी मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी। कहां पर की गई थी, भोपाल में की गई थी। कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो 1962 में की गई थी, ये भी भोपाल में। कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में की गई थी, ये भी भोपाल में। कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब की गई, तो 1955 में की गई थी, इंदौर में। कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी, तो 1961 में भोपाल में। तो ये मैंने आपको जो 4 फैक्ट बताए हैं, थोड़ा सा वीडियो पुश करके अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन शुरू हुआ है,
तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन हुआ है? तो आप कहोगे सोयाबीन का उत्पादन 1960 के दशक से शुरुआत होता है। कब? 1960 के दशक से। लेकिन कहां होता है? आप कहोगे देवास में होता है। सोयाबीन का उत्पादन शुरू जो है देवास में होता है 1960 के दशक से। अच्छा, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स, लिख देता हूं, ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स जो है आपका सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जिले की बात की जा रही है, कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश का खरगोन जिला। मध्य प्रदेश का खरगोन जिला जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक। बैतूल छिंदवाड़ा का गेहूं ज्वार क्षेत्र किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैतूल और छिंदवाड़ा का जो गेहूं ज्वार क्षेत्र है वह किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप कहोगे सतपुड़ा पठार के अंतर्गत आता है। उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप मैप रख के बैठे होगे, एमपी का तो खोले ही होगे, है ना। एमपी का खोले होगे कि भाई मध्य प्रदेश में मिट्टी, तापमान, वर्षा, फसलों के आधार पर 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना? 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें बैतूल छिंदवाड़ा का जो गेहूं ज्वार क्षेत्र है सतपुड़ा पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस सतपुड़ा पठार में 1000 से लेके 1200 मिमी तक वर्षा प्राप्त होती है और यहाँ पर उथली काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 1000 से लेके 1200 mm तक यहाँ पर वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उथली काली मिट्टी पाई जाती है। नरसिंहपुर जिला किसका प्रमुख उत्पादक है? भाई नरसिंहपुर जिला है किसका उत्पादक है? आपका ऑप्शन रहेगा गन्ना। नरसिंहपुरा गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। यहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कभी पूछ रहा है किसे कहा जाता है? नरसिंहपुर जिला को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गन्ना का अगर कभी पूछा जाए कि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आप कहोगे कि नरसिंहपुर में ही है, बुहानी में। कहां पर है? नरसिंहपुर में ही है, बुहानी में स्थित है। नीमच जिले की प्रसिद्ध उपज क्या है? नीमच जिले की प्रमुख उपज पूछ रहा है क्या है? आपका ऑप्शन रहेगा अफीम है। क्या है? नीमच में अफीम के उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है। और यहां पर अफीम कारखाना नीमच में कब लगा था? 1935 में जो है लगाया गया था। मध्य प्रदेश में सिलेस एंड बर्न खेती के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में जो सिलेम एंड बर्न खेती के आदिम रूप होता है उसको क्या कहा जाता है? आप कहेंगे दहिया। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दहिया कहा जाता है, एक तरीके से स्थानांतरित कृषि का नाम है। जैसे अपन कहते हैं ना झूम कृषि। अब झूम कृषि जो नाम है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में बोली जाती है। इसी तरीके से सिलेस एंड जो बर्न खेती है आदिम रूप से की जाती है, स्थानांतरित कृषि होती है, उससे ही मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से जो है जाना जाता है। इस नाम से दहिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक और नाम प्रचलित है, एक तो दहिया है जो कि मैंने आपको बता दिया, एक और है बेबर। क्या है? बेबर नाम जो है बहुत प्रचलित है। ये स्थानांतरित कृषि है। झूम कृषि मैंने बताया असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पोंडू या पेंडा, क्या है? पोंडू या पेंडा कहां पर बोला जाता है? ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। आपकी बात की जाए कि कोमान, ब्रिंगा, है ना, ये कोमान हो गया, ब्रिंगा हो गया, ये कहां बोला जाता है? तो यह उड़ीसा राज्य में बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य में बोला जाता है। अच्छा, कुमारी कहां बोला जाता है? ये सभी स्थानांतरित कृषि के नाम ही हैं। कुमारी कहां बोला जाता है? आप कहोगे वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में बोला जाता है कुमारी। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला समूह में होता है? तो मध्य प्रदेश में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला समूह में होता है? आप कहेंगे भिंड मुरैना क्षेत्र में होता है। अच्छा, एमपी जीके की अगर आप सिलेक्शन तक जो बुक को कवर कर रहे हो तो आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन वहां से पढ़ा होगा तो यहाँ कर पा रहे हो कवर, है ना। बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत किताब भी बहुत पावरफुल, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो सरसों का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन जो जिला है वो भिंड मुरैना में जो है आपका होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत एवं विपणन आयोग का गठन कब किया था? विपणन का मतलब समझते हो ना, मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग कमीशन। ये देखो लिखा हुआ है मार्केटिंग। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत एवं विपणन आयोग का जो गठन है आपका 22 जून 2017 को किया था। तब क्या किया था? 22 जून 2017 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, सबसे अधिक है तो सबसे ज्यादा कहां का है? तो हम कहेंगे आपका भोपाल का है। अब आप इंदौर पे टिक मत लगा देना, भोपाल का है। कितना है? 80.9% है। ठीक है, इसके बाद तो हम कहेंगे भोपाल के बाद इंदौर का देख लेते हैं, कितना हो जाएगा? 74.1%।
उसके बाद ग्वालियर का देख लेते हैं कितना, 62.7%, और उसके बाद जबलपुर का सबसे अंतिम में 58.5%। तो आप कहोगे तो 11 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा भोपाल में है, फिर इंदौर में है, फिर ग्वालियर में है, फिर आपका जबलपुर में है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। तो भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की बात करी जा रही है, क्या है? तो आपका ऑप्शन रहेगा कि भाई 74.0 से लेकर 69.3%। अब ये कैसी है? तो भारत की साक्षरता दर की बात की जा रही थी, कितना है? तो आप कहोगे 74% है। ठीक है, आपकी बात की जा रही थी मध्य प्रदेश की कितनी है, तो 69.3%। तो इसलिए यहां पर जो है दो ऑप्शन दिखे थे। मध्य प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर की बात किया है तो 78.7% है, और मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर की बात किया है तो 59.2% है। लेकिन क्वेश्चन में जो डिमांड है उसकी बात की जाए, साक्षरता दर भारत में 74%, मध्य प्रदेश में 69.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि के क्रम में सबसे कम से सबसे अधिक तक व्यवस्थित कीजिए। तो 10 की जनसंख्या मतलब 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि का क्रम रहा है सबसे कम से सबसे अधिक तक, मतलब कि हमें कम से अधिक की ओर चलना है। चलिए चलते हैं, कैसे चलेंगे? तो हम कहेंगे सबसे पहले आपका अनूपपुर है ना, अनूपपुर, फिर उसके बाद बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, फिर सबसे ज्यादा मंदसौर। तो आपका क्रम क्या रहेगा? अनूपपुर। अनूपपुर में यहां पर लिखते चल रहे हैं, अनूपपुर में 12.3%, बैतूल में 12.9%, छिंदवाड़ा में 13.1% और मंदसौर में 13.2% आपकी 10 की वृद्धि दर रही है। तो सबसे कम रही अनूपपुर में, सबसे ज्यादा रही मंदसौर में। चलिए नेक्स्ट बात है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अभी बात की जा रही है कि भाई आपकी ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे 21.1% है, 21.1% आपकी जो है ट्राइबल जनसंख्या जो है आपको देखने को मध्य प्रदेश में मिल जाती है। और सबसे ज्यादा अगर जो अनुसूचित जनजाति की बात की जाए जनसंख्या में जिले की, तो धार में सबसे ज्यादा आपकी आ जाती है, उसके बाद आपकी बड़वानी में आ जाती है, और उसके बाद देखा जाए तो आपकी झाबुआ में आ जाती है। वहीं अगर देखा जाए कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो भिंड आपका सबसे कम में आ जाता है, उसके बाद आपका दतिया आ जाता है, और उसके बाद आपका आ जाता है मुरैना। तो हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा और ये सबसे कम की ओर दर्शाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब भाई बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक किस जिले में है? इसका क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा जानता है जिसने छोटी सी भी किताब अगर एमपी जीके की पढ़ रखी है तो, और इसी का आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताओगे। अब आप लोगों को इसका भी आंसर नहीं पता है तो बड़ी चिंताजनक बात है कि भाई इसका भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में लिंगानुपात जो आपका सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सारे लोग इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे। सबसे कम लिंगानुपात बता देता हूं मैं कहां पर है। कम वाला लिंगानुपात की बात किया, सेक्स रेशियो सबसे कम कहां पर है? तो आपकी भिंड जिले में है। कितना है? 837 है। लेकिन सबसे ज्यादा वाला आप मुझे बताएंगे इन चारों ऑप्शन में क्या है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? भाई इसका आंसर मुझे बताना बनता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को भूल गए होंगे। तो बाल लिंगानुपात, यहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में आपके 2011 के अनुसार सबसे अधिक किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर अलीराजपुर जिले में। कहां पर है? अलीराजपुर जिले में है इन सभी में, क्योंकि अलीराजपुर में 978 है। वही बात की है मुरैना में, मुरैना में 829 है। वही बात की है दतिया में, दतिया में तो दतिया का मुझे याद एकदम से नहीं चढ़ पा रहा है दिमाग में, एकदम दिमाग पर नहीं चढ़ पा रहा है। अलीराजपुर का 978 हो गया, मुरैना का 829 है। ठीक है, चलिए ये सबसे कम है मुरैना का और सबसे अधिक आपका अलीराजपुर का है। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिला कौन सा है? तो बात की जा रही है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है 2011 के अनुसार? तो आपका ऑप्शन रहेगा छिंदवाड़ा जिला है। कौन सा? छिंदवाड़ा जिला है। अब देखो, अब एक चीज याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा जिला हो गया? छिंदवाड़ा हो गया। जबकि सबसे छोटा कौन सा था? दतिया था।
वर्तमान में लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए वर्तमान में, तो निवाड़ी आपका सबसे छोटा जिला हो गया है। वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है, आप कहेंगे सबसे छोटा जिला निवाड़ी हो गया है। और वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा पूछा जाए, वर्तमान में ही बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा पूछा जाए तो शिवपुरी अब वर्तमान में हो चुका है। ये क्वेश्चन 2011 के अनुसार पूछा जा रहा, तो छिंदवाड़ा है। वर्तमान की स्थिति बदल चुकी है, निवाड़ी सबसे छोटा है जबकि शिवपुरी वर्तमान में सबसे बड़ा जिला के रूप में अब घोषित हो चुका है। तो दोनों क्वेश्चनों देखो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहे होगे भाई क्या क्वेश्चनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे अधिक हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन रहेगा आपका इंदौर है। इंदौर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अच्छा, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि इंदौर के बाद फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इंदौर के बाद हम कहेंगे जबलपुर। कौन सा आएगा, जबलपुर आ जाएगा। जबलपुर के बाद अगर कभी पूछ जाए फिर कौन आएगा, तो जबलपुर के बाद जो है सागर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सागर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इंदौर में सबसे ज्यादा, उसके बाद जबलपुर में, फिर आपकी सागर में। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम, तो आपका हरदा। हरदा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए बात करेंगे कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र तिलहन और मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, मैंने जैसे कि आपको बताया, लेकिन पूछ रहा है कि तिलहन और मूंगफली के लिए प्रसिद्ध कौन सा आपका जलवायु क्षेत्र है, आपका ऑप्शन रहेगा गिरिड क्षेत्र। अब ये गिरिड क्षेत्र कौन सी बला है, तो गिरिड क्षेत्र को कहते हैं मध्य भारत का क्षेत्र। कौन सा, मध्य भारत के क्षेत्र को गिरिड क्षेत्र कहते हैं और यह तिलहन मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। इस सतपुड़ा पठार के अंतर्गत नहीं आता है ना। सतपुड़ा पठार में बैतूल छिंदवाड़ा आता है, यहाँ पर ज्वार मक्का गेहूं। सतपुड़ा पठार में जो है आपका क्या आता है, बैतूल छिंदवाड़ा जिला आता है, यहाँ पर ज्वार मक्का गेहूं। आपकी बात क्या है, बिंद पठार में भोपाल सागर दमोह विदिशा आते हैं, यहाँ पर गेहूं चना मुख्य रूप से होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बात किया तो छतरपुर दतिया टीकमगढ़ वाले जिले आते हैं, यहाँ पर ज्वार तिल गेहूं का उत्पादन होता है। गिरिड क्षेत्र में बात की जाए तो ग्वालियर भिंड मुरैना शिवपुर आते हैं और यहाँ पर गेहूं सरसों ज्वार उगाने वाले क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, कुएं एवं नलकूप। सबसे ज्यादा कुएं नलकूप से ही मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है, माना जाता है 66.48%। कितना, 66.48% जो है मध्य प्रदेश सिंचाई कुएं नलकूप से की जाती है। नहरों से सिंचाई 18.82% की जाती है। उसके बाद तालाब से 3.22% सिंचाई की जाती है और अन्य से स्रोत से 12.4% सिंचाई की जाती है। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश में कुएं तालाब से सबसे ज्यादा, उसके बाद नहरों से, फिर तालाब से, फिर अन्य स्रोत से। अन्य स्रोत क्यों, क्योंकि अन्य स्रोत में बहुत सारे स्रोत शामिल होते हैं इसलिए। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित जिला प्रतिशत में कौन सा है। सबसे अधिक सिंचित जिला प्रतिशत में पूछ रहा है कौन सा है, आपका ग्वालियर जिला है। इन चारों ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। ISFR 2023 में दर्ज मध्य प्रदेश का कार्बन स्टॉक क्या है और देश में इसका स्थान क्या है। तो कार्बन स्टॉक की बात की जा रही है, क्या है ISFR के अनुसार, और यहां पर पूछ रहा है कि देश में स्थान भी कौन सा है। तो आपका कहेंगे देश में स्थान दूसरा है, इसलिए मुझे दूसरा याद था, तो हमारा आधा टिक पूरा हो गया। कैसे, तो जब दूसरा स्थान है तो कितना मिलियन टन हो गया, 608.42 मिलियन टन कार्बन स्टॉक मध्य प्रदेश का है और देश में स्थान दूसरा है। अब आप कहोगे सर पहले स्थान पर फिर कौन है, पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। भाई इसका कार्बन स्टॉक कितना है अरुणाचल प्रदेश का, आप सुनोगे तो दिमाग के होश उड़ जाएंगे, 1021.16 मिलियन टन है। कितना है, 16 मिलियन टन है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा है। अब तीसरे नंबर कौन है फिर, भाई पहला नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आ गया, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ गया, तीसरे पर कौन है, तीसरे पर आता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का कार्बन स्टॉक कितना है, तो आपका होने का होगा 504.61 मिलियन टन है, ध्यान रखिए। तो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। कार्बन स्टॉक के अनुसार देश में स्थानों का ये क्रम है। कौन सी रिपोर्ट है, ISFR 2023 के अनुसार बात यहां पर की जा रही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है। तो मध्य प्रदेश का कुल वन में एवं वृक्षावरण की बात की जा रही कितना है, आप ऑप्शन रहेगा 85,724 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का कितना है, 85,724 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, जिसका
67,083 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तीसरे नंबर पर पूछा जाए महाराष्ट्र है, जिसका 65,383 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सघन वन है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सघन वन की मात्रा जो है सबसे अधिक है? आप कहेंगे बालाघाट। बालाघाट में सघन क्षेत्र सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको जो है सघन क्षेत्र बालाघाट में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखो। अच्छा, बालाघाट में कितने वर्ग किलोमीटर में क्या रहेगा? तो आपको ध्यान रखना है बालाघाट का 1180.47 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपका जो है सबसे अधिक सघन वन क्षेत्र बालाघाट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित जिलों का उनके वन आवरण प्रतिशत में ISFR 2019 में मिलान कीजिए। हालांकि 2019 का सवाल पूछ रहा है, लेकिन 2023 की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए हम फिर भी टिक लगा लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन भाई आ जाए। तो यहां पर रहेगा श्योपुर, श्योपुर का रहेगा 52.38%, तीसरे पे मिलाएंगे। उसके बाद मंडला, मंडला का रहेगा आपका 44.44%। सीधी, सीधी का रहेगा आपका 40.59% और बालाघाट का रहेगा आपका 53.54%। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर, अच्छा ऑप्शन तो यहाँ पर ही नहीं मिलाने को थे, तो हमने यहाँ पर मिला दिए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अच्छा ऑप्शन यहाँ पर थे, चलिए कोई बात नहीं, वहां मिला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि और सबसे अधिक कमी क्षेत्रफल की दृष्टि से दर्ज की गई है? सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में और सबसे कमी किस जिले में बात की जा रही है, कहां पर की गई है? तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो आपका कौन सा है? वो भिंड जिला है, जहां पर सबसे अधिक वृद्धि की गई है। चलिए अब सबसे कमी की बात की जा रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका रहेगा दमोह। कौन सा रहेगा? दमोह, जहां पर सबसे कमी। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं, भिंड सर्वाधिक और दमोह सबसे कमी, तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर जो है करेक्ट था। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा नीति 2022 के संबंध में विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? यह नीति राज्य राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। करेक्ट है। मध्य प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश सरकार आवश्यकता अनुसार नीति में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है, ये भी करेक्शन सही है। आयुक्त नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश सरकार का कार्यालय कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, ये भी ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा रहेगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बात करेंगे मालवा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? भाई मालवा ताप विद्युत केंद्र की बात की जा रही है, किस जिले में है? आप कहेंगे खंडवा जिले में। कहां पर है? खंडवा जिले में आपका मालवा ताप विद्युत केंद्र जो है स्थित है। कौन सा खनिज उससे जुड़ी भूवैज्ञानिक संरचना मध्य प्रदेश में सुमिलित है? यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा सुमिलित है, तो मैंगनीज जो है आर्कियन और धारवाड़ श्रेणी का है। कौन सा है? मैंगनीज जो है आर्कियन धारवाड़ श्रेणी का है, यहाँ पर बी ऑप्शन केवल आपका सही है। तांबा की बात की जाए, तांबा गोंडवाना सेल समूह का नहीं है, तांबा किसका है? आर्कियन और धारवाड़ में पाया जाता है। किसमें? आर्कियन एवं धारवाड़ में ये भी आपका पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और बात की जाए हीरा, हीरा दक्कन ट्रैप से संबंधित नहीं है, हीरा जो है आपका कोटप्पा और विंध्यन से संबंधित है। किससे? कोटप्पा एवं विंध्यन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और कोयला की बात की जाए तो कोयला आपका गोंडवाना सेल समूह संबंधित, गोंडवाना सेल समूह समेत, तो केवल बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही था। बाकी तांबा आर्कियन धारवाड़, मैंगनीज आर्कियन धारवाड़, हीरा कोटप्पा विंध्यन, कोयला गोंडवाना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में कोयला उत्पादन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? भाई कोयला उत्पादन के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा सही ऑप्शन, यहाँ चारों में नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया है, बिल्कुल बात ठीक लिखा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर, हाँ ये भी ठीक है ना। सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला सिंगरौली, हाँ ये भी करेक्ट सही है। जोहिला घाटी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में शामिल है, ये थोड़ा नहीं है। जोहिला घाटी मध्य भारत में कोयला क्षेत्र में शामिल है, सतपुड़ा क्षेत्र में शामिल नहीं है, आपकी मध्य भारत में शामिल है। किसमें? मध्य भारत में शामिल है, तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत था। ठीक है, बात करेंगे मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर उत्पादन के विशेष रूप से जाना जाता है? भाई आपकी बात की जा रही है, ऐसा कौन सा आपका जो क्षेत्र है वो लाइमस्टोन, इसमें लाइमस्टोन के लिए जो है जाना जाता है, उत्पादन है, प्रोडक्शन में जाना जाता है। चूना पत्थर उत्पादन के लिए विशेष रूप से आपका कटनी जिला जाना जाता है। कौन सा? कटनी जिला। और मुड़वारा, झुकेही, कैमूर, निवार क्षेत्रों में चूना का सबसे ज्यादा जो है
उत्पादन होता है। और पन्ना जो है हीरे के लिए जाना जाता है, डायमंड के लिए जाना जाता है ना। बालाघाट जो है तांबा मैग्नीज के लिए जाना जाता है। और झाबुआ जो है मैग्नीज एवं रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। तो सारी चीजें आपकी अलग अलग जानी जाती हैं, ध्यान रखो। कोल बेड मीथेन जिसे सीबीएम का निष्कर्षण किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? बात की जा रही है कि कोल बेड मीथेन का जो निष्कर्षण है वो कौन सी कंपनी करती है? आपका ऑप्शन रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी करती है, आपकी अंबानी जी की। बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित फसल श्रेणियों को उनके प्रमुख उदाहरणों पर मिलन कीजिए। फसल श्रेणी है और उदाहरण है, कौन सी फसल श्रेणी में कौन सी उदाहरण के लिए जो है जाना जाता है। जैसे बात की जाए खाद्यान्न, खाद्यान्न में गेहूं चावल मक्का जानी जाती है। दालों की बात की जाए तो चना मसूर मटर जानी जाती है। तिलहन में बात की जाए तो सरसों सोयाबीन मूंगफली। और रेशेदार फसलों में बात की जाए तो कपास जूट पटसन सनई। वैसे ऑप्शन बहुत सरल था इसके, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित अनुसंधान केंद्रों को उनके संबंधित क्षेत्रों से मिलान कीजिए। अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं और उनकी क्षेत्र मिलान। तो यहाँ पर अनुसंधान रिसर्च सेंटर और किस क्षेत्र में स्थित है? जैसे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में है। अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र की बात किया तो खमरिया जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का केला अनुसंधान केंद्र की बात किया तो सुखपुरी बुरहानपुर में है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात किया तो बुहानी नरसिंहपुर में है। आपका ऑप्शन यहां पर देखा जाए तो ए वाला ही यहां पर भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहां पर पूछ रहा है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग रीजन कौन सा है? जैविक कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन रहेगा मंडला। मंडला जो है इन सभी ऑप्शनों में सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कौन सा यहां पर युग्म सही नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला एक गलत है, देख लेते हैं। बरगी परियोजना कहां पर है? तो आप कहेंगे जबलपुर में है। तबा परियोजना नर्मदापुरम में है। मटियारी बांध मंडला में है। बरना घाटी परियोजना आपकी उज्जैन में नहीं है, ये आपकी रायसेन जिले में है। कहां पर है? रायसेन जिले में है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। बात कीजिए परियोजना है और यहाँ पर नदी है, मिलान करना है। जैसे बाण सागर जो है सोन नदी के लिए जानी जाती है। माता टीला जो है बेतवा के लिए। इंदिरा सागर की बात किया तो नर्मदा से। और गांधी सागर आपकी चंबल से। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर असत गलत है? अभ्यारण्य और जिला है, कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है? जैसे बात किया है तो बोरी नर्मदापुरम करेक्ट है। सरदारपुर धार ये भी करेक्ट है। करेरा शिवपुरी ये भी करेक्ट है। घाटी गांव इंदौर में नहीं है। घाटी गांव कहां पर है? आपका ग्वालियर में। इधर कहां पर है? ग्वालियर में है। तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत था। बात करेंगे वन जीव अभ्यारण्य और जिला है, मिलाना है। जैसे नोरादेही वन जीव अभ्यारण्य कहां पर है? आप कहेंगे सागर जिले में है। रातक पानी अभ्यारण्य की बात किया तो रायसेन में है। करेरा की बात किया तो शिवपुरी में है। और बगदरा की बात किया है, बगदरा की तो आप कहेंगे सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है। यहाँ पर बात की जा रही है कूटों को मिलाइए। जैसे बात की जाए जरी के पर्स किस लिए संबंधित है? भोपाल से संबंधित है। भैरवगढ़ प्रिंट की बात किया तो उज्जैन से संबंधित है। बाघ हस्तशिल्प की बात की जाए तो यहाँ पर धार से संबंधित है। चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर से संबंधित है। यहां पर भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में निम्नलिखित खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। तो खनिजों में मिनरल्स में सबसे बड़ा भंडार लार्जेस्ट रिजर्व किस वहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन रहेगा आपका जो खनिजों का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको, एक तो हीरा का मिलेगा और तांबा का। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में पहला शुष्क बंदरगाह ड्राई पोर्ट कैसा है? सबसे शुष्क बंदरगाह, पहला शुष्क बंदरगाह कहां बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा पीथमपुर बोले तो धार में बनाया गया था। और यह औद्योगिक शहर है। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर को डेटाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख देता हूं वरना आप कहेंगे सर लिखते बहुत कम हो। डेटाइट जो है कहा जाता है। इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरेगा? तो कहां से नहीं गुजरेगा? तो भाई आप कहेंगे मंडला से नहीं गुजरेगा, जबकि रतलाम से, नीमच से, शिवपुर से। यह गलियारा, एक मिनट सुन लो, यह गलियारा कितने राज्यों से? आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र से जो है इन 6 राज्यों से गुजरता है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जिसे DMIC कहते हैं। तो यहां पर हमने इस टेस्ट सीरीज से 100 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए हैं।
अब हमारी जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी। और ध्यान रखिएगा ऐसी टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। एक चीज और भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप पे जा सकते हो, जिसका नाम यूपीएससी नट है। क्या नाम है? यूपीएससी नट ऐप पर आप लोग जाके डाउनलोड करके पीडीएफ वीडियो सारी चीजें आप लोग जो है डाउनलोड कर पाओगे। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।